एक औरत घर में अकेली थी और उसका ससुर भी घर में था। एक दिन वह औरत मौका पा करके अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, आप मेरे साथ संबंध बनाइए, नहीं तो मैं यह घर छोड़ करके किसी बंदे के साथ फरार हो जाऊंगी। मेरा पति परदेश में है और मैं कब तक घर में उसका इंतजार करूंगी। आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए, नहीं तो मैं यह घर छोड़ करके चली जाऊंगी। जब इतनी बात वह ससुर सुनता है, अपनी बहू के साथ बंद कमरे में जो करता है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे और इससे आप लोगों को सीख भी मिलेगी। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है नागपुर देहात से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र की पत्नी का नाम सुशीला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम दिलीप होता है, बेटी का नाम सीमा होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। ये जो राजेंद्र जी थे, पेशे से नेकपाल थे और ये दोनों बच्चे अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक। नेकपाल साहब को पैसे की कमी नहीं थी, बच्चों को अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाते थे और घर का खर्च उसी आमदनी से देखते थे जो उनको वेतन मिलता था। दोनों बच्चे हर रोज स्कूल जाया करते थे। पत्नी घर पर रहती थी और नेकपाल साहब अपने इलाके में घूमा करते थे। जो उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी निभाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ, बच्चे बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ एक ही कक्षा में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, दिलीप और सीमा। अब एक दिन की बात है, जो सुशीला देवी थी उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, काफी सीरियस हो जाती है। नेकपाल साहब अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं और जब एडमिट कराते हैं उनका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। महज 1 महीने तक उनका इलाज चलता है, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुशीला देवी का इंतकाल हो जाता है, अर्थात उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है, नेकपाल साहब अपनी पत्नी सुशीला देवी को घर लेकर के आते हैं। घर लेकर के जब आते हैं, गांव के लोगों की मदद को लेकर के, गांव के लोगों को, हितई नतई के लोगों का साथ लेकर के अपनी पत्नी सुशीला देवी को श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। वहां उनकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करते हैं। फिर इसके बाद घर पर आते हैं। 13 दिन बाद 13वीं संस्कार होता है। 13वें दिन 13वीं संस्कार निभा करके फिर अपने काम में नेकपाल साहब मशगूल हो जाते हैं। दोनों बच्चे घर में थे। नेकपाल साहब सवेरे सवेरे बच्चों को खाना बना करके स्कूल छोड़ देते थे, फिर इसके बाद अपने ड्यूटी पर चले जाते थे। शाम को दोनों बच्चे जब घर पर आते थे, नेकपाल साहब उससे पहले घर पर हाजिर हो जाया करते थे। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब नेकपाल साहब पर थी। उधर ड्यूटी, इधर बच्चों की परवरिश। नेकपाल साहब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो भी डिमांड उनके बच्चे करते थे, अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करते थे। नेकपाल साहब बड़े ही शिद्दत से बच्चों का लालन पालन करते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। जब दोनों बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो एक दिन की बात है, नेकपाल साहब एक लड़के को पसंद करते हैं। उसका नाम कौशल होता है। कौशल से अपनी बेटी सीमा की शादी तय कर देते हैं। जिस दिन सीमा की शादी थी, कौशल अपनी बारात बड़ी धूमधाम से लेकर के आता है और सीमा से शादी करके सीमा को अपनी दुल्हन बना करके कौशल अपने घर लेकर के चला जाता है। सीमा अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल जाकर के हंसी खुशी रहने लगती है। इधर कुछ ही दिन बाद नेकपाल साहब सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, अर्थात रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। अब नेकपाल साहब अपने घर पर रहने लगते हैं।
एक दिन की बात है, नेकपाल साहब अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की को पसंद करते हैं। उस लड़की का नाम नेहा होता है। नेहा बड़ी ही खूबसूरत थी। उस लड़की को देख करके नेकपाल साहब सोचते हैं कि इस लड़की से और मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो हमारी बहू बन करके घर में जाएगी, तो जो भी देखेगा हमारी बहू को तो हमारे बच्चे की तारीफ करेगा कि भाई इसकी दुल्हन बड़ी खूबसूरत है। अब नेहा के पिताजी से नेकपाल साहब बात करते हैं। नेहा के पिताजी आते हैं, दिलीप को देखते हैं। अपनी बेटी से शादी के लिए नेहा के पिताजी दिलीप को चयनित कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जब शादी की तारीख तय कर दी जाती है, तब जिस दिन दिलीप की शादी थी, नेकपाल साहब अपने बच्चे की बारात लेकर के बड़ी धूमधाम से नेहा के घर जाते हैं और पूरे रस्मों रिवाज से नेहा के साथ दिलीप की शादी होती है। फिर इसके बाद सवेरा होता है। दिलीप अपने दुल्हन नेहा को विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। जो भी रस्म था सभी रस्में निभाते हुए जब शाम हो जाती है, तब वह दिलीप अपने पत्नी के कमरे में जाता है, नेहा के कमरे में जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के बाद फिर अपने काम में सभी लोग मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, दिलीप अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता कमाने के लिए चला जाता है। जब कोलकाता जाता है, कंपनी में जाकर के काम करने लगता है। उसको सरकारी नौकरी कोई नहीं मिल पाई, तब वह प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करके कंपनी में काम करने लगता है, पैसा कमाने लगा। पिताजी घर पर थे, उसकी पत्नी नेहा घर पर थी। पिता को पैसा देता था। अब पिताजी भी खुशहाल थे, पत्नी भी खुशहाल थी और वो दिलीप अपनी कंपनी में काम करते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहा था। एक दिन की बात है, नेहा अपने घर में सोई हुई थी। अचानक उसका ससुर उसके पास चला जाता है। जाने के बाद कहता है कि बहू, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओ। अब नेहा तुरंत जाती है उठ करके पानी लाने के लिए। जो ससुर था नेकपाल साहब, राजेंद्र, नेहा के चारपाई पर बैठ जाते हैं। नेहा पानी ला करके देती है। राजेंद्र नेकपाल साहब पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद बहू को कहते कि बहू आओ मेरे बगल में बैठो। जब इतनी बात वह नेहा सुनती है, कहती है कि बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हो। तब वह राजेंद्र कहता है कि बहू, मेरी पत्नी को गुजरे हुए वर्षों बीत गए और मेरे दिल में तमन्ना है कि तुम्हारे साथ संबंध बनाओ, फिजिकल रिलेशन बनाओ। मुझसे मेरी जो भी आमदनी है सब तुम अपने पास रख लो, तुम्हें मैं पैसों से माला माल कर दूंगा। जब इतनी बात वह नेहा सुनती है, कहती है ससुर जी आप मेरे पिता के समान हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भाग जाइए यहाँ से। खूब डांटती है। डांटने के बाद जब इतनी अपनी बहू की फटकार राजेंद्र नेकपाल साहब सुनते हैं, बहू के कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब फिर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं नेकपाल साहब। अब अंदर ही अंदर लज्जा से महसूस करने लगते हैं। और एक दिन की बात है, इधर नेहा अपने पति दिलीप को फोन लगाती है, कहती है कि आप घर चले आइए और आपको कल कोलकाता गए हुए वर्षों बीत गए, आपको ख्याल नहीं है कि आपकी नई नवेली दुल्हन घर में है, आप केवल कमाने में परेशान हैं और मेरा जरा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब इतनी बात वो दिलीप सुनता है, कहता है कि नेहा मैं जल्द ही घर आऊँगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ा मुझे समय दो, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि 2 पैसा और कमा लूँ, थोड़ी ज़मीन जायदाद लिखा लूँ, फिर इसके बाद आऊँ वहीं घर पर सेटल हो जाऊँ, यहाँ परदेश में मेरा भी जी नहीं लगता है। काफी नेहा को समझाता है। नेहा तो मान जाती है, लेकिन जब 2-4 दिन और बीता, फिर वह अपने पति दिलीप को फोन लगाती है, बुलाती है, लेकिन फिर दिलीप आने से इनकार कर देता है। इधर नेहा बिल्कुल कामुक्त हो चुकी थी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनावे। अचानक उसको ख्याल आता है कि मेरे ससुर जी एक बार मेरे पास आए थे, क्यों नहीं इन्हीं को बुलाया जाए, देखें अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ कदम और उठाऊंगी और अपने पति को ही बुला लूंगी। अब नेहा अपने ससुर के पास जाती है, राजेंद्र के पास जाती है। राजेंद्र के पास जाने के बाद
अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी, मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज मेरी दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए। मैं आपको खुली छूट देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ एक कमरे में, एक ही बिस्तर पर हम दोनों लोग मिल करके मजे लें। जब इतनी बात हुआ, राजेंद्र नेकपाल साहब सुनते हैं, डांटने लगते हैं, अपनी बहू को कहते हैं कि उस दिन तो तुम मुझे डांट रही थी, आज मैं तुम्हें डांट रहा हूं, तुम भाग जाओ हमारे पास से, मैं अपना जीवन बिता लूंगा, तुम ऐसा ख्यालात अपने मन में मत पालो। अब मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता, मैं ऐसा कदम उठाने के लिए आतुर हुआ, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे डांट करके बाहर कर दिया, तो मैं बच गया एक तरह से समझो, अब मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। अब वो जब इतनी बात नेहा सुनती है, सोचती है कि मेरे ससुर जी मुझसे बदला ले रहे हैं, जैसे मैं इनको डांट करके भगाई थी वैसे अब ये मुझे डांट करके प्रतिशोध ले रहे हैं। अब वो रोने लगती है, कहती है ससुर जी, अगर आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो समझ जाइए कि आप बहुत पछताएंगे। यह कदम अब मैं दूसरे किसी लड़के के साथ या पड़ोस के किसी पुरुष के साथ कदम उठा लूंगी और उससे फिजिकल रिलेशन बनाऊंगी, या किसी के साथ मैं भाग सकती हूँ, या आपके घर अब नहीं रह सकती, कुछ भी मैं कर सकती हूँ, नहीं तो आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाइए, चलिए मेरे साथ। वह तुरंत अपने ससुर का कलाई पकड़ती है और अपने ससुर को खींचते हुए रूम में लेकर के चली जाती है। इधर राजेंद्र सोचते हैं कि एक काम न किया जाए, एक कुकृत्य न किया जाए, लेकिन वह विवश कर देती है, कहती है कि अगर आप मेरे साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो मैं आज ही यह घर छोड़ करके चली जाऊंगी। अब वह ससुर राजेंद्र सोचता है कि यह इतनी परेशान कर रही है, अगर यह भाग जाएगी तो हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी, क्यों नहीं इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना ही लिया जाए। अब वह राजेंद्र नेकपाल साहब अपनी बहू की बात को मान जाते हैं, अपनी बहू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, अपनी बहू के बिस्तर पर बहू के साथ सो जाते हैं और बहू के साथ अयासियां करने लगते हैं, घंटों अयासियां करते हैं। फिर इसके बाद दोनों अब खुल जाते हैं, ससुर और बहू एक साथ अब हर रोज फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। इधर धीरे धीरे एक वर्ष का समय बीत गया। जब एक वर्ष का समय बीत गया, इधर जो नेहा थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 9वां महीना जब लगता है, खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही खूबसूरत था। और धीरे धीरे फिर एक वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, दिलीप अचानक अपने घर पर चला आता है। घर पर आने के बाद द्वार पर चारपाई थी, उसी पर बैठ जाता है और नेहा को आवाज लगाता है। इतने में देखता है कि द्वार पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक खेल रहा है। वह समझ नहीं पाता है दिलीप यह किसका बच्चा है, तुरंत उस बच्चे को उठा करके पुचकारने लगता है। इतने में नेहा घर घर के अंदर से बाहर आ जाती है। बाहर जब ही आती है, नेहा देखती है दिलीप सामने खड़ा है और बच्चे को खिला रहा है, खिला रहा है, बहला रहा है। जब देखती है नेहा तुरंत कहती कि आप कैसे? तो दिलीप कहता है कि मैं अचानक चला आया, अचानक मुझे ख्याल आया कि तू घर पर अकेली है, इसलिए मैं चलूं तुमसे मिल करके कुछ दिन बिता करके घर पर, फिर इसके बाद मैं कंपनी में आऊं, कलकत्ता आऊं। जब इतनी बात नेहा सुनती, कहती कि एक काम करिए, उस बच्चे को उसी चारपाई पर सुला दीजिए और इसके बाद हाथ मुंह धो लीजिए, खाना मैं आपको देती हूं, आप खा लीजिए। जब इतनी बात नेहा का सुनता है दिलीप, तो पहले सवाल करता है कि ये बच्चा है किसका, तुम इसको रखने के लिए कह रही हो? तब नेहा कहती कि बच्चा मेरा है। दिलीप चौंक पड़ता है, कहता है बच्चे का पिता कौन है? तब कहता है कि आपके पिताजी। और जब इतनी बात दिलीप सुनता है, चौंक पड़ता है, कहता है कि मेरे पिताजी? नेहा कहती है हाँ, ये अब ये आपका बच्चा नहीं, आपका भाई है। अब मैं आपकी मां बन चुकी हूं, आप मेरा बेटा बन चुके हैं, अब आप मेरा बेटा बनकर के रहिए। मैं आपके पिताजी से अब समझ लीजिए कि केवल शादी नहीं की हूं, बाकी सब कुछ उनसे उनके साथ हो चुका है। इतनी बात जब दिलीप सुनता है
बड़ी लज्जा सा महसूस करता है, बेइज्जती सा महसूस करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी गालियां देता है नेहा को, कहता है कि चरित्रहीन औरत, तूने जो किया बड़ा गलत किया। बहुत डांटता है, बड़ी गालियां देता है। इतने में उसके पिताजी राजेंद्र घर पर आ जाते हैं। राजेंद्र दिलीप को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप अपने पिता को भी डांटता है, फटकारता है। फिर इसके बाद तुरंत अपना बैग उठाता है और फिर घर से निकल देता है। पिता रोकने की कोशिश करते हैं, वह नहीं रुकता है। वह डायरेक्ट दिलीप मथुरा जाता है। मथुरा जा करके वहीं सन्यासी बन जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है और अपना जीवन बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो लड़का बैराग ले लेता है, बैराग धारण करके अपना जीवन बिताने लगता है और जो कुछ था वो उसका जैसे मटिया मेट हो चुका था। बस ये कहानी इतने तक। और कुछ हमारे व्यूवर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूर्णानंद जी, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।